नाउ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं वेट ही कर रहा हूं कब एग्जाम में पूछेंगे। नवंबर 11 के आरटीपी और नवंबर 16 का आरटीपी। कॉन्सेप्ट नंबर 4, देन हम सब क्वालिटी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑडिट? मजा आना चाहिए बोले। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, दो बातें होती हैं। ऑडिट का पूरा काम, ऑल दी एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स इन दी ऑडिट शुड बी एज पर एप्लीकेबल लॉ। मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस चलता है, सबसे बड़ा लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट का पूरा काम शुरुआत से लेके आखिरी तक एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशन और एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गाइडेंस नोट के हिसाब से होना चाहिए, नंबर 1। और आखिरी में जो रिपोर्ट बनती है, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। कोई भी उसको चैलेंज कर दे, वो रिपोर्ट सही रहनी चाहिए। ये दो चीजें जब होती है उसको बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेन करना इज ए चैलेंज। एक सीए फर्म में 300 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट में ऑन एन एवरेज साल भर में 4 रिपोर्ट इशू होती है, 1200 रिपोर्ट्स इशू की जाती है और 1200 के 1200 रिपोर्ट्स में क्वालिटी को मेंटेन करना इट्स अ चैलेंज। तो हमारे कोर्स में 2 स्टैंडर्ड्स है, वी हैव 2 स्टैंडर्ड्स। 2 स्टैंडर्ड्स है, एक एसक्यूसी 1 जो क्वालिटी से डील करता है, दूसरा एसए 220। एसक्यूसी 1 हमको बताता है कि एक सीए फर्म में किस तरह की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए ताकि सीए फर्म में होने वाले जितने भी असाइनमेंट्स है सबकी क्वालिटी को बरकरार रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल वहां ऐसा लिखा हुआ है कि आपने रेगुलर बेसिस पे एस्टिमेट करना चाहिए कितने लोग लगेंगे, उनका रिक्रूटमेंट करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। आपके पास में एडिक्वेट लोग रहेंगे तभी जाके असाइनमेंट्स पे आप क्वालिटी को मेंटेन कर पाओगे। ये लिखा है एसक्यूसी 1 में। फर्म लेवल पर कैसी पॉलिसीज बनाना, फर्म लेवल पर कैसी प्रोसीजर्स बनाना ताकि क्या मेंटेन कर सके, क्वालिटी। फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपको कौन देता है, एसक्यूसी 1। असाइनमेंट लेवल पर उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, असाइनमेंट लेवल पर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना, करेक्ट, उसके लिए हमारे पास है एसए 220। जब ऑडिट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उसमें उसको इंप्लीमेंट कैसे करना, उसके लिए हमारे पास क्या है सब, एसए 220। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझिए आपको, यस नो, करेक्ट। फर्म लेवल के लिए कौन है, एसक्यूसी 1। स्टैंडर्ड और असाइनमेंट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सा है, एसए 220। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, कि एक क्लाइंट है, हम बरसों से उसका ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट कैसे करना पूरे टीम को बहुत अच्छे से पता है। ऑडिट कैसे करना पूरा स्ट्रीमलाइंड है, क्लाइंट पूरा स्ट्रीमलाइंड है। वहां के स्टाफ को पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, हमारे स्टाफ को पता है क्या चेक करना पड़ता, और पूरा ऑडिट एकदम स्मूथली हो जाता है। कंप्लीट ऑडिट इज डन स्मूथली। इसीलिए एक सीए फर्म के मैनेजर को अपॉइंट कर दिया है कि अब तू ये पूरा असाइनमेंट इंडिपेंडेंटली पूरा हैंडल कर ले, ऐसा लिखा है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि एक जूनियर को इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दिक्कत है, जूनियर को इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दिक्कत है और वो बोलता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मुझे सही नहीं लग रहा। तो वो मैनेजर ने बोला
मैं बहुत बरसों से असाइनमेंट कर रहा हूं, तेरे को क्या समझता? तेरे को कुछ नहीं समझता बोले सब बराबर चल रहा है, कोई इस पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हमको बोला है कमेंट। तो इसमें क्वालिटी ऐसे 220 में जो बात लिखी है, दो बातें फॉलो नहीं की जा रही है। नंबर वन, ये केस देखा हुआ होना चाहिए। देखिए कल भी हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स देखा, बहुत सारी बातें। अगर केस देखा हुआ है, घर जाके एक बार रिवाइज के एग्जाम के एक दिन पहले ओवरव्यू किया हुआ है, तो क्लिक होता ही है। आपको पढ़ने के बाद में सालों साल याद नहीं होना चाहिए, कल तक याद रहना चाहिए। अगर आप अगले दिन तक याद रख सकते हैं तो एग्जाम को आप जीत सकते हैं, बस उतना ही याद रहना चाहिए। तो बहुत यहां पे दो प्रॉब्लम है। नंबर वन, ऐसे 220 में लिखा है कि अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो असाइनमेंट का सबसे पावरफुल, सबसे नॉलेजेबल, सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा, सबसे नॉलेजेबल, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे पावरफुल बंदा एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर ने जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्वालिटी मेंटेन करने की। उसने पूरी टीम को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन अलाउड नहीं है, और खुद ने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ठीक है, और पूरे टीम को डायरेक्शन बताना चाहिए, और उसने पूरे असाइनमेंट में सफिशिएंटली इन्वॉल्व्ड रहना चाहिए। एज पर ऐसे 220 एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी सफिशिएंटली इन्वॉल्व। क्वालिटी की जिम्मेदारी उठानी है, लोगों को डायरेक्ट करना है, दिशा दिखानी है, उनका काम है। यहां पे तो असाइनमेंट में एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो गलती नंबर एक, एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व नहीं रहना इज नॉन कंप्लायंस ऑफ एसए 220। 220 का नॉन कंप्लायंस है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हेलो, हेलो, ये बात समझिए सब? यस नो, यस नो। दूसरा दूसरा मुद्दा है, ऐसे में लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आना स्वाभाविक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही है, टीम मेंबर्स के बीच में आ सकता है। टीम मेंबर और जो EQCR आता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, उनके बीच में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। कंसल्टेंट्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, एक्सपर्ट के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब अगर ये इतनी सिंपल, इतनी नॉर्मल सी बात आता ही है बोले, तो बोले क्या करना? फर्म के अंदर पहले से प्री डिसाइडेड पॉलिसी होनी चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप 3 हिस्सों में बांट दो। टैक्स के मैटर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैटर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फ्रॉड के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड अदर, 4 इसमें बांट दो। फर्म की पॉलिसी तय होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को 4 हिस्सों में बांटेंगे। चारों के 4 एक्सपर्ट पार्टनर्स है, उसके पास मामला लेके जाया जाएगा। वो पार्टनर जो तय करेंगे वो फाइनल होगा। अगर पार्टनर बोलता है मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, तो पार्टनर्स की मीटिंग होगी और वोटिंग होगी। वोटिंग के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। हर फर्म में पॉलिसी होनी चाहिए और वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके हर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करना चाहिए। यहां पे तो वो मैनेजर सुनने को ही नहीं तैयार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सुनने को ही नहीं तैयार। मतलब फर्म की कोई पॉलिसी नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने की। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व नहीं किया जाता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सप्रेस किया जा रहा है। तो ये गलत है, ये गलत है। तो ये भी गलत, ये दो बातें गलत हो रही है। एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व्ड नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसी नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। तो ये दो बातें गलत है। इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ एसए 220। 220 का नॉन कंप्लायंस है। बात समझिए सब? अंडरलाइन कर ले रही है, कर लीजिए।
दोनों का रेफरेंस दे सकते हैं। फिर अगला केस मई 18 मॉक टेस्ट में आया हुआ है, आरटीपी प्रैक्टिस मैनुअल में है। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, एक होनहार बुद्धिमान शक्तिमान चार्ट अकाउंटेंट, उन्होंने पूरा काम अच्छे से किया, लेकिन साइन करने के जस्ट पहले उनका स्वर्गवास हो गया, ही डाइड। तो दूसरे पार्टनर ने साइन कर दिया बिना रिव्यू किए। बोले बोले मेरे पार्टनर ने चेक किया ही है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बिना चेक किए उन्होंने रिव्यू किए, उन्होंने साइन कर दिया कमेंट। तो बच्चे इसको प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, सीए इन प्रैक्टिस हु इज पार्टनर, करेक्ट, ही कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा कोई सी एक्ट लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे ऐसे 220 को लगाया गया है। क्या बोला ऐसे 220 में, आपको बता दिया जाए। ऐसे 220 में लिखा है कि अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो सीनियर ने जूनियर्स का काम बहुत अच्छे से रिव्यू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिव्यू। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। रिव्यू के दो मतलब होते हैं। जूनियर जब अपना काम खत्म कर ले और सीनियर जब उसको चेक करे, उसको क्या बोलते हैं? रिव्यू। और चेकिंग ही शॉर्ट में कर देना, वो होता है रिव्यू असाइनमेंट। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बात समझ रहे क्या साहब? यस, नो, ओके। तो क्या लिखा है ऐसे 220 में? ऐसे 220 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी कोई पार्टनर चेंज होता है फॉर एनी रीजन, बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, बंदा इंज्योर हो गया, डेथ हो गई, बंदे को बदल दिया, ठीक है, उसका ट्रांसफर हो गया, किसी भी रीजन से अगर पार्टनर चेंज होता है तो नए पार्टनर को आके अच्छे से पहले रिव्यू करना चाहिए था। और उसमें अब समझाना पड़ता है रिव्यू में क्या करते हैं, व्हाट इज डन इन रिव्यू। रिव्यू में कौन सी बातें की जाती है, वो सीक्वेंस में वहां पे दिया हुआ है। तो ये 7 बातें समझाएगा उसको नंबर मिलेंगे। बोले बहुत आसान, कॉमन सेंस। जब भी पार्टनर चेंज होता है तो इनकमिंग पार्टनर ने, न्यू पार्टनर ने आके देखना चाहिए लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से सिस्टमैटिकली ऑडिट को किया गया था क्या? बोले बहुत बढ़िया, किया गया था, सबको फॉलो किया है, बढ़िया। फिर ऑडिट के सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे वो देखने चाहिए। कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, कौन सी बड़ी बड़ी रिस्क थी, रिस्क से कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां मिली, कहां कहां पे मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, बड़ी रिस्क क्या थी, रिस्क से निकलती हुई बड़ी गलतियां क्या थी, गलतियों की रिपोर्टिंग क्या है। सिग्निफिकेंट मैटर्स चेक करना है। सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से थे? सिग्निफिकेंट मैटर्स में कंसल्टेशन लिया गया क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स? व्हाट इज डिफरेंस कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट्स? नहीं, कंसल्टेंट भी एक ही चीज, एक ही इसका उसमें भी एक ही फील्ड का उसको अच्छा नॉलेज है। हाँ, इन हाउस, आउट हाउस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खेल लिया आपने मैडम। ओके, हाँ, क्या फर्क है? सीध मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं, जब बंदा चेक करता है, जब वो 10 पेपर चेक करता है तो फिर से एक बार सजेस्ट, क्योंकि उसके खुद के कौन से भूल जाते हैं। 10 पेपर पढ़ने के बाद बोले इतनी सारी बातें पढ़ ली मैंने, चेंज, तो ऐसी। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ऐसे ही मजे ले रहा था। देखो जो बात बोले। ओके, डिफरेंस इज बोथ आर नॉलेजेबल पीपल। कंसल्टेंट से हम लोग सिर्फ एडवाइसेस लेते हैं, एक्सपर्ट काम भी करता है।
कंसल्टेंट से वी टेक ओनली एडवाइजरी, एक्सपर्ट कम्स एंड ही वर्क्स ऑल्सो, वो खुद काम करता है, चेकिंग का, एग्जामिनेशन का, सम पार्ट इज डन बाय हिम, ये दोनों में फर्क है, ध्यान दें। वंस अगेन रिव्यू क्या करना है, पहले काम रिव्यू, आगे क्या देखना है कि क्या ऑडिट का काम शुरुआत से क्या आखिरी तक किसके होता है, एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरा क्या समझना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स, कौन सी बड़ी रिस्क थी, रिस्क से कौन सी गलती मिली, कौन सी रिपोर्टिंग, सिग्निफिकेंट मैटर्स देख लेने। फिर जितने सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसमें अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया क्या, जहां पर भी जरूरत थी कंसल्टेशन। फिर क्या कंक्लूजन सोच समझ के सही बनाए और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया, एक फ्लो में सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन हुआ क्या आखिरी में हमको लग रहा है वी हैव कलेक्टेड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया क्या, जो हम बोलना करना चाहते थे, जो बोलना चाहते थे उसके सब ऑब्जेक्टिव अचीव किया क्या, आखिरी में आर वी सपोज टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, क्या हमको अभी क्या कोई ऑडिट प्रोसेस को रिवाइज करके फिर से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है क्या। ध्यान देंगे, बहुत आसान है, यही रिव्यू में होता है। इनकमिंग पार्टनर आके भी वही चीजें करने वाला है, बहुत आसान। इनकमिंग पार्टनर को आकर देखना है, नंबर 1 क्या देखेंगे, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट हुआ क्या, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स, उसमें कंसल्टेशन, उसमें प्रॉपर कंक्लूजन एंड डॉक्यूमेंटेशन, आखिरी में सफिशिएंट एविडेंस, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव एंड वेदर देयर इज नीड ऑफ चेंजिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रीपरफॉर्मिंग इट, ये देखना पड़ेगा। बात समझ रहे साहब। और फिर उन्होंने एक बेसिक बात भी की है, ऑडिट में वी कैन डेलीगेट वर्क, बट वी कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ऑडिट का काम हमारे जूनियर्स, हमारे असिस्टेंट, हमारे एम्प्लॉयज, आर्टिकल सबको दे सकते हैं, लेकिन शर्त है वी शुड बी केयरफुल। जब हम सामने वाले को काम दे उसको पहले समझाओ, डायरेक्शन दो, सुपरवाइज करो, काम होने के बाद उसको क्या करो, रिव्यू करो, केयरफुल रहिए, ठीक है, केयरफुल हमको रहना है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम किसी और का काम यूज कर रहे हैं तो हमने केयरफुली रिव्यू करके उसको यूज करना चाहिए था। तो एज पर एसेट 220 रिव्यू करना चाहिए था, नहीं किया। बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी रिव्यू करना चाहिए था, नहीं किया। इसीलिए वो चार्ट अकाउंटेंट ने एसेट 220 फॉलो नहीं किया है, देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ एसेट 220। बात समझी क्या सब? अरे हवा लगी क्या? कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं? 220। पहला क्वेश्चन क्या था? 2 पॉइंट पे था, कौन सा? एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बराबर रिजॉल्व नहीं किया गया। दूसरा क्वेश्चन था इनकमिंग पार्टनर ने अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, फिर ही साइन करना चाहिए। इस पॉइंट क्लियर? कृपया करके इस पे प्रोफेशनल एथिक्स ना लगाए। सर क्या लग नहीं सकता? लग सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है ना इंस्टीट्यूट ने उसको ऐसे के हिसाब से जवाब लिखा है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि आप क्वेश्चन देख के खाना बनाओगे। ऑडिट में जैसे ही क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है क्या? देखा है, वहां से मैच हो गया, वो कंटेंट लिखना है। मैच नहीं हुआ तो फिर बैठ के खाना बनाना शुरू करना पड़ता, ऐसे क्वेश्चन बाद में। फिर नाउ ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा, नवंबर 18 मॉक टेस्ट, मई 18 मॉक टेस्ट में आया हुआ है। तड़प रहा है ये भी आने के लिए, मौका ही नहीं दे रहे। ध्यान देंगे। क्या लिखा है यहां पे? लिस्टेड कंपनी है साहब। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी है। 5 साल पहले, पूरी कहानी तो इतनी बांटते ये लोग, पूछो नहीं। बराबर, ध्यान देंगे। तो मैं मुद्दे पे आता हूं। एसेट 220 के हिसाब से सभी लिस्टेड कंपनीज में EQCR मैंडेटरी है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एक नॉन टीम मेंबर को बुलाइए और उनसे अपना काम एक बार चेक करवाइए कि हमने काम बराबर किया है कि नहीं किया है।
इसके अलावा फर्म की पॉलिसी के हिसाब से अगर और भी किसी का रिव्यू होना चाहिए तो उसको भी लगेगा। अगर फर्म की पॉलिसी है, सपोज जो भी क्लाइंट का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर जाएगा उसका भी इक्यूसीआर होना चाहिए, तो वो होगा। एज पर एसएस 220 लिस्टेड कंपनी का इक्यूसीआर होना चाहिए, और फर्म की पॉलिसी में जो लोग कवर होते हैं उसका भी इक्यूसीआर होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जनरली, दूसरा पार्टनर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, बाहर से भी बंदा आ सकता है। ही शुड बी चार्ट अकाउंटेंट, वो सीए होना चाहिए, बाहर से भी बंदा आ सकता है। तो लिस्टेड कंपनी में और जो फर्म के पॉलिसी में कवर होते हैं उनके लिए क्या मैंडेटरी है? EQCR। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि पहले रिपोर्ट साइन हुई और फिर EQCR हुआ, क्या मतलब है? नहीं, मतलब क्या है? तो ये गलत है बोले, तो साफ साफ लिखा है। अब सुनो क्या लिखा है, ऐसे 20 में लिखा है लिस्टेड कंपनी और जो फर्म के पॉलिसी में कवर होते हैं उनका क्या होना चाहिए? EQCR। फिर उसमें लिखा है 3 सिंपल बातें। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेवारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? अगर EQCR एप्लीकेबल है तो रिव्यूअर को अपॉइंट करना, रिव्यूअर को अपॉइंट करना। EQCR करने के लिए रिव्यूअर कौन होगा? एक अच्छे बंदे को सिलेक्ट करके उसको अपॉइंट करना किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। भाई अपॉइंटमेंट करवाइए। अपॉइंट करने के बाद उसके समक्ष सिग्निफिकेंट मैटर्स पेश करना कि भाई साहब ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है, ये बड़ी बड़ी रिस्क थी, ये उसमें मिसस्टेटमेंट मिले, ये उसमें हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये उसको प्रेजेंट करना चाहिए, सारे सिग्निफिकेंट मैटर उसको बताना चाहिए, जितने सवाल वो पूछे उसका जवाब देना चाहिए। और जब तक सामने वाला बंदा EQCR को कंप्लीट ना कर ले तब तक ऑडिट रिपोर्ट डेट नहीं करना चाहिए। डेट मतलब साइन करना, नहीं तो हमारी जनता अलग डायरेक्शन में भागेंगी। वैसे सीए स्टूडेंट्स के जीवन में कुछ बचता नहीं, सीए डेबिट, एवरीथिंग एल्स क्रेडिट। तो अगर EQCR एप्लीकेबल है तो किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर। ये जो 3 बातें हम लोग पढ़ रहे हैं ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। ये एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साफ साफ लिखा है कि पहले रिव्यू खत्म होगा, उसके बाद पहले रिव्यू खत्म होगा उसके बाद में साहब साइन होगा। तो आपने किसका नॉन कंप्लायंस कर दिया? 220 का नॉन कंप्लायंस कर दिया। फिर 700 में भी लिखा है, बोले ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, ओपिनियन बनाइए, उसको साइन करिए, लेकिन साइन करने से पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा कर लेना चाहिए। EQCR EQCR से एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से चीजों को चेक करवाना, ये भी एक तरह का भाई अश्योरेंस है कि मैंने काम बराबर किया है। ऐसे 700 में लिखा है कि भाई साहब अपना ओपिनियन देने से पहले सारी ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लो। आपने EQCR की प्रोसीजर को कंप्लीट किया नहीं है तो ऐसे 700 का भी नॉन कंप्लायंस है। बात समझ रहे साहब? 220 में लिखा था पहले करो, उसका नॉन कंप्लायंस है। 700 में आता सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट करो, सारे सबूत इकट्ठा कर लो, वो भी आपने नहीं किया, उसका भी नॉन कंप्लायंस है। और ऐसा करना चाहिए, उसका एडवांटेज दिया है, अगर कोई भी गलती रह जाती है तो जल्दी पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो नॉन कंप्लायंस है 2 स्टैंडर्ड का, एंगेजमेंट पार्टनर ने गलती की है। इज पॉइंट क्लियर? लिस्टेड सभी लिस्टेड कंपनीज में EQCR लगता है, प्लस
जो कंपनी जो फर्म के पॉलिसीज में कवर हो। यस, मैंडेटरी है। क्यों, आपको याद आ रहा है? मैं तो ऑडिट पे हमने किया, बोले लिस्टेड कंपनी का ऑडिट, कुछ तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा याद आ रहा है आपको? अच्छा, नहीं मतलब कभी कभी होता है लेकिन आर्टिकल को पता नहीं होता है कि ऐसा भी हुआ था। ओके, मतलब ये स्टैंडर्ड में तो इतना दिल आया हुआ इंस्टीट्यूट का, मई 19 आरटीपी, नवंबर 19 मॉक टेस्ट में फिर एक क्वेश्चन आके रखा है, फिर EQCR। क्विकली हम लोगों ने पहले कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा था? ऐसे 210, अभी क्या पढ़ रहे? 220। क्वालिटी कंट्रोल की बातें, उसमें केसेस हम लोग देख रहे हैं। पिछला केस था कि भाई साहब आपने साइन करना नहीं चाहिए था जब तक क्या कंप्लीट नहीं होता, EQCR कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ फिर से लिस्टेड कंपनी है, मतलब क्या लगेगा इसमें? EQCR। EQCR लग रहा है, ठीक है। EQCR, अब वो रिव्यूअर जो आ रहा है वो बोलता है मैं इंडिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट्स भी देखना चाहता हूं। किसके डॉक्यूमेंट्स? इंडिपेंडेंस के। मैं ये देखना चाहता हूं क्या सीए फर्म और उसकी टीम इंडिपेंडेंट और एथिकल थी। आई वॉन्ट टू सी दीज थिंग्स। तो एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है ज्यादा उछल मत, इंडिपेंडेंस देखना मेरी जिम्मेदारी है, मैंने देख लिया है, तू साइन कर और निकल। तो वो बोलता है मैं नहीं करूंगा साइन, तुमने मुझे इंडिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं, तुमने मुझे ये प्रूव नहीं करवाया कि तुम और तुम्हारी टीम कैसे इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा है, कौन सही है? एंगेजमेंट पार्टनर सही है कि EQCR सही है? ठीक है, ध्यान देंगे। नाउ सबसे पहले SA 220 में क्या लिखा है? SA 220 में लिखा है क्वालिटी अगर मेंटेन करनी है तो एंगेजमेंट पार्टनर उसकी टीम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साहब? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यस नो? अब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट है कि नहीं? बोले कैसे चेक करना? बोले बहुत आसान है। नंबर 1 वहां पे देखो लिखा भी है, ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी फर्म में, करेक्ट, आपके फर्म में आप जानकारी इकट्ठा करो, सबसे पूछो। जैसे प्राइस वाटर हाउस में ऐसा होता था, काफी सारे फर्म्स में होता है, जब भी कोई नया असाइनमेंट मिलता था मेल आता था। मुझे काफी समय तक फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता था कि नया असाइनमेंट मिला, खुशी की बात है इसलिए मेल किया है पूरे फर्म को। तो फिर सेकंड ईयर में मौका मिला कि बोले वो मेल तुमको ड्राफ्ट करना है। क्या बात कर रहे हो, बधाई वाला? अरे बोले बधाई नहीं होती उसमें, कभी ओपन करके पढ़ा है? तुम टाइम कहां देते हो पढ़ने का? पढ़ लेते हैं। तो उसमें पूछते हैं कि हमको नया असाइनमेंट मिला है, क्या किसी के पास इसके शेयर्स है क्या? क्या किसी के पास इसके शेयर्स है क्या? क्या किसी के रिलेटिव यहाँ पे बड़े पोजीशन पे काम करते हैं क्या? क्या कोई यहाँ का पास्ट एम्प्लॉय है क्या? कोई बिजनेस रिलेशन है क्या? कोई बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि क्या कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है क्या। सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे, टीम के पास में शेयर्स है क्या? टीम में रिलेटिव्स है क्या? वही शेयर्स है तो फिर दिक्कत वाली बात है, रिलेटिव है दिक्कत वाली बात है। शेयर्स, रिलेटिव, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस रिलेशनशिप लिखा है। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस को इंप्लीमेंट करना, उसके लिए पहले जानकारी इकट्ठा करो। ऐसा कोई बंदा फाइनेंशियली, लीगली, पर्सनल लेवल पे डिपेंडेंट है क्या क्लाइंट के ऊपर? दूसरा, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, किसी के पास में शेयर्स है, किसी का रिलेटिव क्लाइंट में काम करता है, कोई पास्ट एम्प्लॉय है, इवैल्यूएट द सिचुएशन।
कितने शेयर है? बोले एक शेयर है। बैठ गया, एक शेयर है। कोई बोलता है 10% शेयर है, भाई बहुत बड़ी बात है, 10% शेयर है तेरे पास। इवैल्यूएट द सिचुएशन, इवैल्यूएट करो कि कितना ज्यादा डिपेंडेंस है फाइनेंशियली, लीगली, पर्सनली, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। बहुत ज्यादा शेयर है साहब, एक काम करिए, या तो ये शेयर्स बेच दीजिए, या तो ये टीम से बाहर हो जाइए। या तो शेयर्स बेच दो और इस टीम में काम करो, नहीं तो ये टीम से बाहर हो जाओ, आप यहां पे काम नहीं कर सकते। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, शेयर बिकवा दो, नहीं तो टीम से बाहर कर दो। सिचुएशन, ठीक है। या फिर हो सकता है आप पास्ट एम्प्लॉय हो, कौन से रीजन में काम किया था आपने? साउथ में। सीनियर मैनेजर को बुलाओ, इसको साउथ में मत भेजना, साउथ को छोड़कर नॉर्थ में किधर भी घुमाओ इसको, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा साउथ में। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी शेयर्स बिकवा देना, अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी उसको एक दूसरा काम दे देना, अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी अरे तू रिलेटिव है इसका थोड़ा डिस्टेंट, ठीक है, काम कर, तेरा सुपरविजन थोड़ा ज्यादा करेंगे, सुपरविजन बढ़ा देना। बात समझ रहे? यस, ऐसे 220 के हिसाब से इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है और एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू फर्म एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर। जहां पे उसके हाथ से बात निकल जाए कि मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं एक्शन लेके उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो फर्म को बताना, फर्म एक्शन लेगा। ठीक है। फिर रिव्यू करवाना भी किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट, इंडिपेंडेंस देखो मेंटेन करना है, रिव्यू भी करवाना है। नाउ लिसन, अब इंडिपेंडेंस मेंटेन करना प्राइमरीली किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर की, ठीक है। लेकिन ऐसे उसी ऐसे में लिखा है जो रिव्यूअर आएगा, रिव्यूअर जो आएगा लिस्टेड कंपनी में, उसकी जिम्मेदारी है खास ध्यान देना, खास इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि एंगेजमेंट पार्टनर और उसकी टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं थी। लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी होती है, डू यू एग्री विथ मी? यस नो? बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, डू यू एग्री विथ मी? बहुत सारे शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सप्लायर्स जुड़े हुए हैं। इस माहौल में हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन बने रहे। इंडिपेंडेंस इज अ चैलेंज, इंडिपेंडेंस इज अ चैलेंज। इसलिए ऐसे 220 में लिखा है अगर लिस्टेड कंपनी है तो EQCR वाले बंदे ने आकर खास ध्यान देना चाहिए कि पार्टनर और उसकी टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं थी। तो बोले ऐसे 220 में दोनों को बोला है बेटा प्राइमरी जिम्मेदारी तेरी है और उसको चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? EQCR की। तो पार्टनर का यह बोलना कि मैं सब करूंगा, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंड सही नहीं है। पार्टनर को भी इंडिपेंडेंस मेंटेन करवाना है और EQCR वाले को आके उसको चेक करना है। बात समझी क्या सब? तो इंडिपेंडेंस इतनी बड़ी चीज है, दोनों की जिम्मेदारियों में आता है। किसके? एंगेजमेंट पार्टनर के भी जिम्मेदारी में आता है और EQCR के जिम्मेदारी में भी आता है। और लिस्टेड कंपनी में तो खास इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना पड़ता है। तो पूरे डिटेल्स मतलब इतनी इंफॉर्मेशन की आजकल शेयर ट्रेडिंग जो है, तो आप बता रहे ऑडिटर्स की जो टीम में, ऑडिटर्स की टीम में जो मेंबर्स है वो और उनके रिलेटिव्स, जो इमीडिएट रिलेटिव्स है, सबके पैन कार्ड के डिटेल्स दे गो टू सेबी। तो सेबी ट्रैक रख सकता है भाई ये पैन कार्ड नंबर से शेयर्स में ट्रेडिंग तो हो नहीं रही है। दैट मीन्स अगर ऐसा है तो दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, इन्वॉल्व विद द कंपनी। ध्यान देंगे साहब। दो ऐसे खत्म हुए, कौन से था पहले? 210, फिर कौन सा था? 220। और 220 तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार। मतलब इतने MTP RTP में नए नए क्वेश्चन घुमा रहे हैं वो लोग, और अब समय आ गया उनका एग्जाम में उतरने का।